को चेतावनी दी है। पुतिन का गुस्सा तब भड़का जब यूक्रेन को ब्रिटेन लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया करा रहा है। पुतिन तब गुस्से में है जब यूक्रेन को अमेरिका घातक हथियार दे रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने ब्रिटेन और अमेरिका को आखिरी वार्निंग दे रही। उन्होंने कहा कि अगर रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला हुआ तो यह हमला यूक्रेन के साथ ही उस देश का भी माना जाएगा जिसने वो हथियार बनाया होगा। पुतिन ने ब्रिटेन को सीधे कहा यूक्रेन को मिसाइल देने की कीमत ब्रिटेन को चुकानी होगी। साथ ही इस जंग को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर धकेलने की बात कर उन्होंने यूरोप में टेंशन बढ़ा दी। लेकिन सवाल है कि ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े रहे, हथियार देते रहे, तो क्या पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन को भी टारगेट करेंगे? क्या ट्रंप और स्टार्मर अब पुतिन के निशाने पर होंगे? और सवाल यह भी कि अगर रूस और अमेरिका टकराए तो इसका अंजाम क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तोपें गरजी, मिसाइलों की बौछार हुई, ड्रोन से भीषण हमला हुआ और यूक्रेन दहल गया। पुतिन की क्रोध की आग में डोनेट्स्क समेत यूक्रेन के कई इलाके जल गए। रूस ने यूक्रेन पर यह विनाशक हमला तब किया जब यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस को टारगेट करने लगा, रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने लगा, ब्रिटेन और सहयोगी देशों से मिले हथियारों से रूस पर हमले करने लगा, मिसाइलें दागने लगा। रूस का आरोप है कि यूक्रेन को यह विनाशक हथियार ब्रिटेन ने मुहैया कराए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को 450 मिलियन पाउंड सैन्य सहायता देने का ऐलान किया था। इस सहायता पैकेज के तहत यूक्रेन को हथियारों और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरी चीजें मिल रही थीं। साथ ही इसमें रडार सिस्टम, एंटी टैंक माइंस और लाखों की संख्या में ड्रोन भी शामिल हैं। इसके साथ ही यूक्रेन को ब्रिटेन रूस पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी दे रहा है, जिससे पुतिन का पारा चढ़ गया। रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें गिरने पर पुतिन का गुस्सा भड़क गया। मिसाइल अटैक पर भड़के पुतिन ने कहा, लॉन्ग रेंज हथियार से हमला यूक्रेन का अटैक नहीं, ये हमला यूक्रेन को हथियार देने वाले देश का माना जाएगा। रूस पर हमला संयुक्त हमला माना जाएगा। हम जानते हैं कि यूक्रेन को ये मिसाइलें ब्रिटेन दे रहा है। ब्रिटेन इस जंग को वर्ल्ड वॉर की ओर ले जा रहा है। ब्रिटेन को इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन के साथ ही रूस ने अमेरिका को भी इशारों ही इशारों में बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका को वार्निंग इसलिए क्योंकि हाल ही में नीदरलैंड के हेग में आयोजित नाटो की बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में यूक्रेन को सैन्य सहायता देने पर चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से खतरनाक ड्रोन समेत घातक हथियारों की मांग की। इसी दौरान रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर भीषण हमले किए, जिसमें कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसके साथ ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में शेवचेंको गांव पर कब्जा कर लिया। ये इलाका यूक्रेन के लिथियम भंडार के पास स्थित है और रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। 3.5 साल की जंग में रूस की यह बढ़त बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि शेवचेंको और नोवोसिरहिव्का नाम के 2 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, यूक्रेन पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन यूक्रेन के मिसाइल अटैक के बाद रूस के टारगेट पर अब वो देश भी आ गए हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, सैन्य सहायता मुहैया करा रहे हैं, सुसाइडल ड्रोन पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन अब ब्रिटेन और अमेरिका को भी टारगेट करेंगे? क्या यूक्रेन के साथ ही ज़ेलेंस्की को मदद पहुंचाने वाले देशों पर भी हमला करेंगे? और सवाल ये भी कि क्या पुतिन को छेड़ने का अंजाम थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कहते हैं वॉर को लेकर कहना बहुत कुछ आसान होता है लेकिन जब वॉर जमीन पर उतरने वाला होता है या उतर रहा होता है
तब कुछ भी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल, जमीन पर वॉर को उतारना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल 3.5 साल से चल रहा रूस यूक्रेन का वॉर अब वहां आ गया है जहां पुतिन ने धमकी दे दी कि अब हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचाने का मतलब उस देश का भी युद्ध में उतरना माना जाएगा जो देश हथियार यूक्रेन को दे रहा है। इसके असर क्या होंगे? क्या पुतिन यूं ही बात को कह रहे हैं या फिर पुतिन उसको जमीन पर उतार कर दिखा देने में भी सक्षम हैं? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सीनियर और स्ट्रेटेजिक मामलों के भी एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, पूर्व अधिकारी आईएएफ और साथ ही फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित पीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और कई मुद्दों पर बहुत बेबाक बोलते हैं और बहुत तेज बोलते हैं। सुमित, आपका भी बहुत स्वागत, सभी का बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। मैं समझना चाहूंगा 3.5 साल बाद कितनी ताकत और कितना दिमाग बचता है जो स्ट्रेटेजिकली जो लोग जमीन पर उतारते हैं जंग को, आर्मी के बड़े अधिकारी या पॉलिटिकल लीडरशिप, वो कितना ज्यादा एंथुजियाज्म में रहते हैं कि नहीं उन्हें वॉर को एक जगह पर ले जाना है। खैर, ये तो समझाइएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत सारे हथियार दिए, वो रजीम कुछ और थी पिछली और अब नहीं है, लेकिन दिए बहुत सारे हथियार। ब्रिटेन हथियार भी दे रहा है, ड्रोन भी दे रहा है, जर्मनी ने टैंक दे दिए और अब टॉरस मिसाइल की भी बात हो रही है जो 500 किलोमीटर अंदर तक मार सकती है। तो यूक्रेन के लिए रूस के साथ लड़ने को तैयार हो सकता है? देखिए राजीव, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद और मेरे को पैनलिस्ट साहब लोगों को, जो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, उनको शुभकामनाएं, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। आप ऐसा विषय को सामने ला रहे हैं जिसके बारे में सवाल करना बहुत आसान है लेकिन उत्तर देना बहुत मुश्किल है। और सिंपल शॉर्ट आंसर ये मैं कहूँगा कि अगर रशिया को मजबूर किया जाता है एज ए लास्ट ऑप्शन या ब्रिटेन के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करना, आईसीबीएम हो या लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये मजबूरन उनको करना पड़ेगा, चाहे लड़ाई तीसरी वर्ल्ड वॉर कहा जाए या और कुछ कहा जाए। लेकिन उससे पहले जो एस्केलेटरी मैट्रिक्स है उसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। नाउ एस्केलेटरी मैट्रिक्स क्या है? एस्केलेटरी मैट्रिक्स से पहले चंद एक पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर 1, यूएसए के जितने भी प्रेसिडेंट अभी तक हुए हैं सब अपना अपना नजरियों के साथ अपना टेन्योर स्टार्ट किए हैं, नए नए ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट किए हैं। जो बाइडेन उसमें कोई कम नहीं थे, वो भी काफी अच्छे एक सकारात्मक रोड मैप के साथ शुरू किए थे प्रेसिडेंसी। लेकिन उनको एहसास होने से पहले सब कुछ, उनके सारे सपने जो है वो सबोटाज हो गया और डीप स्टेट उनको कब्जे में ले लिया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में जो आए हैं, बहुत अच्छे सपनों के साथ आए थे, अच्छे इरादा कि लड़ाई को 24 घंटे में समाप्त कर देंगे। और आज के दिन में यूक्रेन लड़ाई मेरे विचार के मुताबिक बहुत दूर की बात हो चुकी है। यूएसए के अंदर इस किस्म की लड़ाई हो रहा है, अगर अपना घर को जिसमें आग लगी हुई है नहीं बुझाएंगे तो शायद यूएस एक सुपर पावर की बरकरार या सुपर पावर रहने लायक नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यही पे हाईलाइट कर देना चाहता हूं, आपके सवाल को मद्देनजर रखते हुए 2-3 और पॉइंट्स हैं। वो कहना चाहता हूं कि अभी जो नाटो मीटिंग हुई है, ये नाटो मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप जो जो बयान दिए हैं, ये बयानों के पीछे एक केंद्र बिंदु, एक सेंट्रल पॉइंट हाईलाइट हो रहा है। वो सेंट्रल पॉइंट ये है कि जब वो आए थे 5% डिफेंस एक्सपेंडिचर रेट ऑफ डिफेंस बजट 2035 तक होगा नहीं होगा, अभी शुरू हो गया है, मानते हैं। लेकिन एक चीज सामने आ रहा है जो डिसर्निंग जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट्स है वो पकड़ लेंगे कि भाषा अभी उनका बदलने लगा है। वो क्या है, बदलता हुआ भाषा क्या है? थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे कि इस लड़ाई को समाप्ति करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, यूरोपियन यूनियन या नाटो को ये अपने बल बस पे अपना सिक्योरिटी को ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी वो उनका नजरिया और उनके जो चाल चलन है
वो कोई पीछे से और कोई घुमा रहा है, सुई को घुमाने लगा है, वो है डीप स्टेट। डीप स्टेट अभी उनका नजरिया और विचार के साथ जो आए थे, मेरे विचार के मुताबिक एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स मेरे को ये आ रहा है एक एक रीइंफोर्सिंग कन्विक्शन कि अभी ये लड़ाई इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। ये एक एग्जैक्टली। पहलू। दूसरा, जब तक आप सेकेंड राउंड नहीं आते, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, ब्रिटेन इसी साल जनवरी के महीने में या फरवरी में एक लॉन्ग टर्म 100 ईयर्स का पार्टनरशिप उन्होंने साइन किया है यूक्रेन के साथ। उसका अहम केंद्र बिंदु यही है कि ये रशिया के खिलाफ लड़ाई में उसको लगातार सपोर्ट करते जाएंगे। और साथ ही मैं उसी इलाके से आसपास से आया हूं। अभी ब्रिटेन के अंदर ऐसा वातावरण एक पैदा किया जा रहा है कि हर चीज जहां पे कोई नुकसान हो रहा हो, डिस्टरबेंस हो रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, जी। या कि कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया हो, उनका एक सीसीटीवी का नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहे सितंबर से, ये सब रशिया को ब्लेम करने लगे हैं। इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि एक कहानी पैदा किया जा रहा है। उनका जो ऑफिशियल लिटरेचर है उसमें भी ये जोड़ते जा रहे हैं कि ये हर प्रॉब्लम के लिए रशिया इज द मेन कल्प्रिट, उसके खिलाफ देश को तैयार होना है। लड़ाई मतलब नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो गया यानी है, स्क्रिप्ट रेडी हो रही है, और फ्यूचर में अगर ये रेडी हो रही है। हाँ। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि वहां पे जो जाने माने हैं, जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा अगर इनफॉर्मली बात करेंगे तो वहां से पता चल रहा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी चल रही है ब्रिटेन के अंदर। इसका मीनिंग ये है कि कार्रवाई वो खुद करेंगे ब्रिटेन के अंदर, लेकिन ब्लेम जाएगा रशिया के खिलाफ। जी। और उन कॉजल बेली जो बोलते हैं, एक कॉज मिल जाएगा रशिया के खिलाफ ऑफिशियल लड़ाई शुरू करने के लिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। उस कॉज को ढूंढा जाता है। वो कॉज क्या है जिसके जरिए हम किसी के सामने खड़े हों, और शायद वो कॉज ब्रिटेन तलाश रहा है। तभी ब्रिटेन 1 लाख ड्रोन देने की बात तो पहले ही कह चुका है यूक्रेन को, साथ ही और दूसरा एमुनेशन और हथियार देने की बात कह चुका है। हम बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में अब रूस है। अब रूस मिसाइल बनाने का काम तेज कर चुका है। जो खबरें आ रही हैं, बड़े पैमाने पर ओरेशनिक मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है। सबसे घातक मिसाइल है ओरेशनिक रूस की। रूस भी अब उस स्टेज पर आ गया है जब वो शायद इतना लिंगर ऑन करते करते इस वॉर को, शायद वो भी क्या सोच रहा है कि वंस एंड फॉर ऑल चीज़ों को ख़त्म किया जाए और चीज़ों को उस एंड पर लाया जाए जहां पर कैजुअलिटीज़ खत्म हो, जहां पर स्टेटस को जो अभी तक केवल और केवल टेंशन का है उसे खत्म किया जाए। 20% एरिया रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। क्या ओरेशनिक मिसाइल का हमला अब तय है यूक्रेन पर, और उन पर भी जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। सुमित पीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित पीर, एक अजीब हालात है। पिछले कुछ वॉर को अगर मैं यहां पर देखूं, एक चिंगारी ऐसी दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो चिंगारी हल्का सा ट्रिगर करेगी, वो वॉर 2 के बीच में है, वो एक बड़ी कॉलोनी में फैल जाएगा। मैं वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कह रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसा ही। आप ईरान इजराइल को देखें, लग रहा था कि वॉर और थोड़ा आगे बढ़ा तो ये फिर फैलना शुरू हो जाएगा। रूस यूक्रेन में वही चीज दिख रही है। क्या अगर चीन ताइवान भी होता है, वो भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है? ये हालात कैसे कंट्रोल में आएंगे? या फिर आपको लगता है कि ये साल मंगल का कहते हैं ज्योतिष, यहां पर तो वॉर ही होना है? सबसे पहले तो राजीव भाई, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, अभी परिस्थितियां यही, अभी जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, ये कौन करवा रहा है, इसमें किसका फायदा है, किसको मजबूर किया जा रहा है और किसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, विकल्प ये है। अगर आप पुतिन को मजबूर करेंगे, अगर आप पुतिन के अगेंस्ट हथियार देंगे, पीछे जेलेंस्की हेग आया तो $1.2 बिलियन के हथियार ले गया। जेलेंस्की को आप हेग में बुलाते हैं, जेलेंस्की को आप हथियार देते हो। जेलेंस्की अमेरिका से कल पेट्रियट मिसाइल मांग रहा था रात को कि पेट्रियट मिसाइल दो। ट्रम्प ने फिलहाल हाँ ना नहीं बोला है, बट अगर ऐसा सामान उसको मिलता रहा, पुतिन बार बार कह रहे कि मेरे पास ओर्शनिक चलाने के अलावा विकल्प नहीं रहेगा। ओर्शनिक चलाने का मतलब है आपका यूके 17 मिनट दूर है, जर्मनी शायद 15 मिनट दूर है, और ब्रसेल्स में जहां इनका पार्लियामेंट है 3 मिनट दूर है। ये मार्क 10 पे चलती है मिसाइल, इसको रोकना किसी मिसाइल सिस्टम के लिए संभव नहीं है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन दोनों कैरी कर सकती है।
न्यूक्लियर को जरा दरकिनार करिए, कन्वेंशनल बैटल में भी बड़ी घातक है ये। सवाल ये है कि ये जो कियर स्टामर कर रहे हैं जब से आए हैं, किसके दम पे ये कर रहे हैं, किसके समर्थन पे कर रहे हैं, किसका एजेंट है कियर स्टामर? मैं सीधा पूछता हूँ, किसका एजेंट है कियर स्टामर? क्योंकि कियर स्टामर जब से आया है, युद्ध की परिस्थिति रशिया के साथ बढ़ रही है। एक फॉल्स ब्रवाडो, एक फार्स ऐसा है कि हम युद्ध करेंगे रशिया के साथ। साथ 20,000 या 40,000 सिपाही हैं इनके पास, तो 40,000 की सेना क्या रशिया से युद्ध करके जीत जाएगी? अगर ये अफीम सूंघ के नहीं बैठे हैं तो मुझे सब पता नहीं लगा कौन सा चाइनीज पदार्थ सूंघ के बैठे हैं ये, जिसके मारे नहीं लगता कि रशिया से युद्ध जीत जाएंगे। पुतिन इनको बार 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 धमकी दे रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा। वर्ल्ड वॉर 1 की और 2 की बात करिए, यूरोपियन वालों ने ही वो पंगा कराया था। वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो इसके जड़ें भी कहीं यूरोप में आएंगी। जिलेंस्की जो है, जिलेंस्की तो ऐसी परिस्थिति में राजीव भाई, मरता क्या ना करता, अब उसके लिए वन वे पाथ है, उसके लिए वापस आने का विकल्प नहीं है। अगर इस लड़ाई को एलिमिनेट करना है, हथियार शायद ये यूरोप वाले देना पूरी तरह से बंद ना कर ले, पर इस लड़ाई का यूक्रेन में एक सूत्रधार है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा करता हूं। अगर सूत्रधार नहीं लड़ाएगा तो लड़ाई रुकेगी। अगर रशिया को उस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सूत्रधार है ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और काफी लोग हैं जो इनका हथियार देंगे। डीप स्टेट चाहता है एक विश्व युद्ध हो। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है, बड़े पूंजीपति साहब, उनका एक क्लब है जो चाहता है कि एक बड़ा रिसेट हो धरती में। उनका मानना है कि 8 बिलियन लोगों का भार ये धरती नहीं ले सकती, कुछ बिलियन लोगों को मरना पड़ेगा तब धरती आगे चलेगी और हमारी सल्तनतें और हमारी अय्याशियां चलेगी। कहीं सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं, जिलेंस्की जैसे लोग दुनिया में या दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पे कभी भी ला सकते हैं। ये किसके लिए काम करता मुझे पता नहीं लगता। अगर मैं ट्रंप को आपको कोट करूं, कह रहा हफ्ते में 5,000 लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, इनके पास सिपाही नहीं है। लास्ट टाइम इन्होंने फीमेल प्रिजनर्स को निकाल के युद्ध पे भेजा था। इनकी इतनी ठुकाई पिटाई हुई है। अमेरिका आजकल ज्यादा कुछ बोलता नहीं, क्योंकि अमेरिका की डील है पुतिन के साथ, भाई हम जो ईरान में करेंगे वहां आप नहीं बोलेंगे, यहां हम जो कर रहे हैं आप यहां वो नहीं बोलेंगे। अल्टीमेटली यूके और फ्रांस भी इतनी खैर इनकी सहायता नहीं कर रहा। यूके और जर्मनी को छोड़ के और थोड़ा बहुत इनको स्पेन को छोड़ के कोई बहुत ज्यादा इनकी सहायता नहीं हो रही। क्या ये पुतिन को एक निर्णायक युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं? क्या इस युद्ध को वो रशिया यूक्रेन से बढ़ा के यूरोप का युद्ध बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। और अगर आप नेटो चीफ का लास्ट संबोधन देखें यूरोपियन यूनियन को, बोला 5% अपना जीडीपी डालो डिफेंस में। आर्म्स इंडस्ट्री को मैं यहां से चेतावनी, मतलब एक संदेश देना चाहता हूं कि आप आर्म्स बनाना शुरू करें, क्योंकि इनकी जरूरत है, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। वो कह रहे हैं कि जैसे पुतिन यूक्रेन से निपटेंगे तो आने वाले 5 सालों में आप पे हमला करने वाले हैं। पुतिन यूक्रेन यूरोप पे कब्जा करना चाहते हैं। ये ऐसी धारणाएं बनाई जा रही है। कारण क्या है कि अगर ये बड़े बड़े युद्ध रुक गए, आप देखिए नेटो भी कोई बहुत, अब मेरे हिसाब से आउटडेटेड संस्थान है। आज के डेट में वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। और जब तक नेटो में तैयब अर्दोगन जैसे लोग हैं, वो कब नेटो को आपस में बढ़ा रहे, उनको तो उस चीज की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल आतंकवादी तैयब अर्दोगन जैसा व्यक्ति अगर आपके संगठन का पार्ट है, आपके संगठन से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं कर सकते। या अगर आप इजराइल ईरान देखें तो ट्रंप कल कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़े हम ईरान को फिर ठोकेंगे, विल अगेन सेंड बॉम्बर्स। हमने 30 टमोहॉक मिसाइल चलाए, 52,000 फुट से हमने बॉम्ब गिराए हैं, 6 बॉम्ब गिराए फर्दों पे। अगर इन्होंने एनरिचमेंट शुरू किया, भाई साहब हम फिर ईरान पे जाके बम गिराएंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये सिमरिंग है, मतलब सुलग रही है, ये कहीं खत्म नहीं हो रही। खत्म तब तक नहीं होगी जब तक ये रेजिम चेंज नहीं होंगे, चाहे वो खमेनी वहां बैठे हो, चाहे ये ज़ेलेंस्की बैठे हो। अगर इनको खत्म करना है, आपको रेजिम चेंज करनी पड़ेगी। वो रेजिम लानी पड़ेगी जो युद्ध ना चाहती हो, जो युद्ध में विश्वास। लेकिन रेजिम चेंज होना इतना आसान नहीं है सुमित पीर। मुझे ये भी समझ में आता है कि अगर बाहर से प्रेशर करके रेजिम चेंज की जाती है तो वो रेजिम चेंज नहीं होता है। रेजिम चेंज तो अंदर से ही होगा, पब्लिक के जरिए ही होगा, और ईरान शायद उसके लिए तैयार नहीं है। फिर एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। नाटो के खिलाफ रूस का एक बड़ा प्लान, अब चीन से सैन्य साझेदारी बढ़ाएगा रूस। ये खेमेबाजी की शुरुआत है। चीन के सैनिकों को रूस ट्रेनिंग देगा, चीन के 600 सैनिकों को रूस ट्रेनिंग देगा। ये वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होता हुआ इससे समझ में आता है। रूस और चीन अगर एक तरफ जा रहे हैं, ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज और पिक्चर सामने रख रहा है कि एक तरफ अगर नाटो रहता है और दूसरी तरफ रूस चीन अपना एक खेमा बनाते हैं, तो वो नाटो के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह होगा। हालांकि 32 देशों का समूह है नाटो, लेकिन क्या ये 32 देश इतने समर्थ हैं जितना यूएस, यूके, या फिर अगर हम उसमें तुर्की को मान लें,
या जर्मनी या फिर फ्रांस अगर इसमें जोड़ लें, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद इतना ताकतवर नहीं है। लग्जमबर्ग हुआ, नीदरलैंड्स हुआ, नॉर्वे हुआ। खैर, ग्रुप कैप्टन वीएन झा इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीएन झा सर, मैं पुतिन की उस वार्निंग की तरफ ध्यान देता हूं जहां पुतिन कहते हैं कि अगर किसी ने भी मिसाइल अब चलाई तो मेक जहां का होगा हम उसको भी टारगेट करेंगे। मान लीजिए रूस अपनी चेतावनी पर अड़ा रहता है, जर्मनी और ब्रिटेन या जर्मनी इस तरीके के हथियार सप्लाई करते हैं और इनकी कोई मिसाइल, मान लीजिए जर्मनी की टॉरस आकर, जो जर्मन और स्वीडन के एक सहयोग से बनी मिसाइल है, वो रूस में गिरती है, क्या रूस पलटकर यूक्रेन के साथ उस देश को निशाना बनाएगा? और नाटो का मेंबर होने के नाते फिर ये लड़ाई रूस यूक्रेन के अलावा 32 और देशों में फैलनी तय है। राजीव जी, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि क्या रूस ऐसा एक्शन लेगा। देखिए, रूस पहले भी ऐसा कह चुका है। जब पहली बार यूके ने अपना वो उनका एक मिसाइल था, स्टॉर्म शैडो करके एक मिसाइल था, आज से 2 साल पहले यूके ने सप्लाई किया था। और उसके सप्लाई करने से पहले भी पुतिन ने इसी तरह की एक धमकी दी थी कि अगर ऐसे मिसाइल्स आए जिसका कि प्रहार हमारे देश पे हुआ तो वो इसको कंसिडर करेंगे कि ये मिसाइल जो है नेटो की तरफ से आया हुआ है, और फिर वो उस देश को निशाना बनाएंगे जिसने उस मिसाइल को या उस हथियार को बनाया हुआ है। पहले भी कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि रशियन डूमा ने आज से लगभग 3 साल कह लीजिए, वो वॉर शुरू होने के 6 महीने बाद पुतिन को अथॉरिटी दे दी थी कि अगर न्यूक्लियर आर्सेनल का यूज करना हो तो आप वो कर सकते हैं। और आप याद कीजिए कि किन हालतों में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। वो जो पैरामीटर थे जिसके हिसाब से कि हिरोशिमा पे जो जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, वो पैरामीटर युद्ध के लगभग 9वें-10वें महीने में आपको मिल जाएगा अगर आप पूरा खंगालिएगा। एक एक आर्टिकल छपी थी, कीव डिस्ट्रक्शन अ क्लियर पॉसिबिलिटी, एक छोटी सी पत्रिका है द काउंटरव्यूज, उसमें छपी थी और उसमें वो सारे पैरामीटर गिनाए गए थे जिसके चलते कि यूएस ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। वो सिचुएशन वॉर के लगभग 9-10 महीने बाद पैदा हो गया था यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन उसको उसको वो स्थिति पैदा हुए आज के दिन में लगभग 2.5 साल 3 साल हो गए। क्या पुतिन ने कंसिडर किया न्यूक्लियर आर्सेनल को? नहीं, उन्होंने कंसिडर नहीं किया। अब आप बात कर रहे हैं ऑर्शनिक की। देखिए, ऑर्शनिक और नो ऑर्शनिक, ऑर्शनिक क्या करेगा? उसके उसके जितने 6 या 7 या 8 वॉरहेड हैं MIRV के, वो गिराएगा, वो उस मकान को जला देगा, उस प्रतिष्ठान को जला देगा। कितने चलाएगा? देखिए, अगर बॉम्ब से गिराने से, अगर महलों को या कंस्ट्रक्शंस को गिराने से अगर वॉर खत्म होता तो गाजा का वॉर तो कब का खत्म हो गया होता, यूक्रेन का वॉर कब का खत्म हो गया होता। क्योंकि इतने बॉम्ब गिराए गए हैं यूक्रेन में कि आप गिन नहीं सकते हैं। तो उसको उसके ऊपर मत जाइए। अब पॉसिबिलिटी है कि क्या पुतिन ऐसा करेंगे? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो धमकी जरूर देते हैं लेकिन ऐसा वो करते नहीं हैं। अब उसके बाद में जब ये स्टॉर्म शैडो आया था यूके का, और वो चलाया भी गया था इसके अंदर में, रशिया के अंदर में, उससे अटैक भी हुआ था। उस धमकी के बाद जब हिमार्स यूएसए ने दिया इसको, यूएसए को हिमार्स भी चलाए गए यूके के खिलाफ में, उसका रेंज सिर्फ लगभग 70 किलोमीटर था। लेकिन 70 किलोमीटर रशिया के अंदर में जाके उसने घात किया था। उसके बाद ATCMS, US ATCMS, वो मिसाइल आया, वो लगभग 200-250 किलोमीटर का उसका रेंज है। अब आपने अभी नाम गिनाया है टॉरस का, उसका 500 किलोमीटर उसका रेंज है। ये सब चीजें वहां पे आते रहेंगी और चलेंगे भी। ब्रिटेन ने तो ये भी कहा था कि वो अपने 10,000 सैनिकों को यहाँ पे भेजने वाले हैं। आप याद कीजिए, आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले जब ट्रंप आ गए थे, तब यूके ने ये डिसीजन लिया था कि वो 10,000 सैनिक वहां भेजेंगे, चाहे वो यूनिफॉर्म में लड़ेंगे चाहे बिना यूनिफॉर्म के लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे यूक्रेन में। तो यूक्रेन अगर चाहता, अगर जेलेंस्की को इतनी समझ होती
कि वो अपने अपने टेरिटरी का डिस्ट्रक्शन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन, अपने पॉपुलेशन का डिस्ट्रक्शन, उनके जो अभी भी लगभग 1/3 जो यूक्रेनियन हैं, खास करके वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो यूरोप में रहते हैं और उनका शोषण हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये सब चीजें अगर जेलेंस्की के समझ में आती तो वॉर कब का वो खत्म करने के लिए तैयार ही एग्जैक्टली होगा। लेकिन आपको लगता है पुतिन जो कह रहे हैं, पुतिन उसे इस बार कर सकते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइम इतना प्रेशराइज कर देता है कि फैसला प्रेशर में ले लिया जाता है। देखिए, वो करेंगे नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि वो ऐसा रिस्क मोल लेंगे कि नेटो के ऊपर में हमला करेंगे। अब नेटो के ऊपर में हमला करने का मतलब हुआ कि वो एक क्लियर रिस्क है बहुत बड़े एस्केलेशन का। वैसे ट्रंप ने अभी जो अपना ओपनिंग एक रिमार्क दिया था नेटो के देश के लिए, कि उनका जो चार्टर 5 है कि अगर एक देश पे अगर हमला हुआ तो जी। ये पूरे नेटो के ऊपर में हमला माना जाएगा। क्या ये मतलब तर्कसंगत है? उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था, क्योंकि अगर आप बार बार आप अगर रशिया को आप उकसाइएगा और रशिया आपके ऊपर में पलटवार करेगा, तो क्या ये सारे फिर नेटो के देश उसमें लड़ने के लिए आ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो ट्रंप ने बिल्कुल सही किया हुआ है। और यही चीज तो यूएसए यूके कर रहे हैं, यही चीज जो यूरोपियन देश जो हैं वो कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि ये एक क्लियर एस्केलेशन हो वॉर का, जिसमें से कि फिर नेटो का जितना जो दायरा है वो दायरा आगे आया, और अमेरिका एक मेन सपोर्ट तो वही है। ज्यादातर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो अमेरिका का ही है, तो उसने वो वहां पे सामने में मतलब आएगा। मैं लेकिन मैं मैं समझ पा रहा हूं सर अब तक आपकी बात से और सबकी बात से कि नेटो कोशिश ऐसी कर रहा है कि इस वॉर में प्रेशर में आकर रूस कोई ऐसा एक्शन ले जिसके यूरोप बाद कोशिश कर जी जिसके बाद जो आपने पांचवें पॉइंट को इन्वोक करने की बात है उसके जरिए पूरा नेटो एक साथ सामने यूरोप की तरह आ जाए। यूरोप से ही सारा कुछ शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 से 45 के बीच में, और उसके पहले भी यही चीज थी। लेकिन बड़ी खबर यूक्रेन को जो मैं बात कर रहा था, लीजिए ये बड़ी खबर, टॉरस मिसाइल जर्मनी जल्दी देने की तैयारी में है। जर्मनी टॉरस मिसाइल दे रहा है जो बेहद घातक है, बंकर और आर्मी के इंस्टॉलेशंस को नष्ट कर सकती है, 500 किलोमीटर अंदर वार कर सकती है। जर्मनी और स्वीडन के सहयोग से यह मिसाइल बनी है। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ इस जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अगर रूस वही करता है जो कह रहा है, मतलब पुतिन, और कहते हैं ना कि 3.5 साल के बाद अब शायद कहीं बहुत उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो भी लिमिटेड हो गए होंगे, बहुत सारे वो इस्तेमाल कर चुके होंगे, तो क्या होगा विश्व का स्ट्रेटेजिकली और मतलब आर्थिक मोर्चे की भी अगर बात करूं तो एक बड़ी आर्थिक मंदी छाने की पूरी तैयारी होगी फिर? नहीं, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई मिसकैलकुलेशन ये महाशक्तियां करती हैं और कोई एक दूसरे के ऊपर अगर वो सीधा सीधा हमला शुरू कर देती हैं तो आर्थिक मंदी तो बहुत छोटी चीज रह गई। राजीव जी, एक न्यूक्लियर आर्मागेडॉन की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, एक सर्वनाश की स्थिति में पूरी दुनिया बढ़ जाएगी, और ये जाहिर है कि एक न्यूक्लियर वॉर में भी बदल सकता है। और देखिए, आज 3.5 वर्षों का ये जो पूरा युद्ध अभी तक चला है, और रशिया की तरफ से जैसे कि जहां साहब ने बताया कि बयान तो ऐसे पहले बहुत बार दिए गए हैं कि हम ब्रिटेन को भी टारगेट कर सकते हैं, यूरोप को टारगेट कर सकते हैं, और न्यूक्लियर जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम बातें रशिया की तरफ से कही जाती हैं। लेकिन ये जो बयान है वो पॉस्चरिंग है। सच्चाई ये है कि रशिया ने इस 3.5 वर्षों के युद्ध के दौरान ये सब जानते हुए भी कि यूक्रेन को सारी जो सैनिक और आर्थिक मदद अमेरिका और यूरोप ही दे रहे हैं, नेटो की टेरिटरी पर एक सिंगल गोली तक नहीं चलाई है। मिसाइल्स तो बहुत दूर की बात हुई। और वहीं रशिया और नेटो ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई एक सिंगल गोली तक नहीं फायर की है। तो ये चूंकि जैसा कि एक बार राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरुआत में ही कहा था 2022 में, जब ये रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में, और उसके एक ही महीने बाद कुछ समय के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स ने एक दूसरे को डायरेक्टली शूट करना शुरू कर दिया, उस दिन को आप नोट कर लीजिए कि आज से ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये जो तीसरा विश्व युद्ध है वो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को कब क्रॉस कर जाएगा वो कोई नहीं जानता, वो न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा। 1945 में, जैसा कि मैंने पहले भी आपकी सोच में राजीव जी कहा है कि 45 में और 2025 में अंतर ये है कि
उस समय सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन आज सभी के पास जो बड़ी महाशक्तियां हैं, ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं बल्कि उनके डिलीवरी के सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। खैर सब लोग ये भी जानते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा में हुआ क्या था। जी, तो ये जो सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है, ट्राइड का सिस्टम मौजूद है, आप दूसरी तीसरी स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी महाशक्ति कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी कि जिससे उसका अपना विनाश हो। यदि रशिया के राष्ट्रपति इस तरह की बात करेंगे तो ये एक सुसाइडल स्टेप होगा, और ये सुसाइडल ही नहीं बल्कि अपने साथ और सभी को वो सबका विनाश कर देंगे। सर्वनाश जिसको कहते हैं, सर्वनाशी स्थिति पैदा करेगा। ये महाविनाश से भी कहीं ज्यादा जो है भयानक स्थितियां पैदा करेगा, और ये जो कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। न्यूक्लियर वॉर अफोर्डेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, और इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में 20 वर्षों का फासला था। लेकिन अभी आप देखिए 45 से लेकर के 2025 में हम आ गए हैं, और तीसरे विश्व युद्ध की धमकियां तो जरूर दी जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध यदि नहीं हो रहा है तो उसके पीछे न्यूक्लियर वेपन्स का जो डेटरेंस है और उसकी जो भयानकता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये वेपन्स ऑफ डेटरेंस के रूप में स्थापित हुए हैं। ये बात एक कड़वी सच्चाई है, बना हुआ फैक्ट है कि न्यूक्लियर वेपन्स के आ जाने से एक विश्व में एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जरूर आई है, क्योंकि सभी के पास है। अमेरिका के पास ही नहीं है कि अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी का गिरा देगा और उसका कुछ नहीं होगा। आज अमेरिका की सिटीज भी टारगेट हो जाएंगी न्यूक्लियर वेपन्स के माध्यम से। रशिया के पास ऐसे वेपन्स हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ऐसे में कोई नहीं जाना चाहेगा। नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग उन भी नहीं जाना चाहेगा, मुल्ला मुनीर भी नहीं जाना चाहेगा ऐसी स्थितियों में कि पूरा उसका देश ही तबाह हो जाए। तो ये जो संभव नहीं है राजीव जी, और यह झा साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत इंसाइटफुली उन्होंने बताया कि बयान तो जरूर दिए जाते हैं, लेकिन जो कड़वी सच्चाई ये है कि इस तरीके की स्थितियों में कोई जाना नहीं चाहेगा। लेकिन इतना कहने के बाद राजीव जी मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो एक महाशक्तियों के बीच में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की जो प्रतिस्पर्धा और मंशा और मंसूबे हैं वो लगातार है। अति महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने के लिए अपना दिन रात सपने देख रहे हैं। सी जिनपिंग सपने देख रहे हैं कि वो नंबर 1 बन जाएंगे। अमेरिका जाहिर है कि ग्रेट अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के सपने देख रहा है, और वो ग्रीनलैंड और पूरे कनाडा को ही अपने में मिला लेना चाहता है। तो अति महत्वाकांक्षाएं जब जब बढ़ी हैं तब तक उसके परिणाम अच्छे नहीं हुए हैं, हम जानते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद ये मैं कहूंगा कि ये जो राष्ट्र है, अति महत्वाकांक्षी जो नेता है, ये बात को जानते हैं कि यदि उन्होंने सीधा एक दूसरे के ऊपर जिस दिन हमला कर दिया उस दिन उनकी सारी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाएगी। यानी अभी केवल ये बयानबाजी तक सीमित है। खैर बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने दावा किया है रूसी सेना को सुमी में आगे बढ़ने से हमने रोक दिया है। रूसी सेना को रोकने के लिए हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया है और रूस के मिशन को विफल कर दिया है। रूस की आर्मी सुमी में आगे बढ़ रही थी। हालांकि 20% एरिया पहले ही यूक्रेन का कब्जे में आ चुका है। अगर हम सारी स्थितियों में ये देखें कि केवल बयानबाजी हो रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, तो ये भी तय है कि जो हिस्सा रूस के हाथ में आ चुका है वो भी अब बदल चुका है, यानी मैप्स जरूर बदल चुके हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, क्या आपको अब भी लगता है या हमें ये अब भी मानना चाहिए कि अमेरिका अब भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप ने कई बार ऐसा कहा है कि वो अब इन सब चीजों में खुद को फंसाना नहीं चाहते? राजीव, देखिए, हमें मालूम है उनकी इलेक्शन कैंपेन से लेके थोड़े दिन पहले तक, मैं कहूँगा जब तक इराक के साथ 13 जून तक, मैं कहूँगा उनकी बयानबाजी इंटरमिटेंटली ये लड़ाई को रोकने की तरफ हमेशा इंडिकेट करते आ रहा है। लेकिन ये ईरान की लड़ाई जब से ये छिड़ा हुआ है, और शायद हमारे व्यूअर्स को पता होगा, उनको जो 408 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है, सब पूछ रहे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। गया कहीं ईरान के अंदर नहीं है, कहीं गया है जरूर। और ये भी यहीं पे कह देना चाहता हूँ, उसका जो एनरिचमेंट परसेंटेज है ये कुछ जुड़ा हुआ है, ताल्लुक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये शायद हमारे व्यूअर्स को अभी तक समझ में नहीं आया है कि उसका एनरिचमेंट परसेंटेज ऑफ ईरान का जो यूरेनियम है वो है 83.7, और जो लिटिल बॉय गिरा गया था हिरोशिमा के ऊपर, उसका एनरिचमेंट परसेंटेज था 82.7। इसका मतलब
ईरान की जो एनरिचमेंट, यूरेनियम के एनरिचमेंट उससे ज्यादा 1% ज्यादा ऑलरेडी। ज्यादा हो गई। सो उससे मतलब ग्रेविटी आप अंदाज लगा सकते हो। कहाँ गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन है नहीं ईरान के अंदर, कहीं गया है, सेफ एंड सिक्योर है। सो अभी आपका जो सवाल है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं वही कह रहा था, अभी धीरे 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 उनका जो जोश और उमंग था डीप स्टेट को काबू में लेने का, वो बैलून में जो हवा है वो पंक्चर हो गया है। अभी डीप स्टेट अभी डोनाल्ड ट्रंप को काबू में लेना शुरू कर दिया है। डीप स्टेट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पीर साहब ने, सुमित पीर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बयान दिया उन्होंने। ये डीप स्टेट का मतलब ये कि लड़ाई चाहे सेंट्रल यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो, मिडिल ईस्ट का जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका का है वो तो नेतानियाहू ने हाईजैक कर रखा है, और जो सेंट्रल यूरोप में लड़ाई चल रही है ये डीप स्टेट उसको हाईजैक कर रखा है। वो दोनों तरफ से चाह रहे हैं कि ये लड़ाई बंद ना हो, इसी से ही डीप स्टेट का भला होगा, इसी से ही मागा बनेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसी से ही 4 साल यूं आया यूं गया, बस पता नहीं चलेगा डोनाल्ड ट्रंप के बाद और कोई आ जाएंगे। तो ये जो कहानी है, ये लड़ाई की जो सपोर्ट का खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि लड़ाई को समाप्ति करेंगे, मेरा पर्सनल असेसमेंट ये होने लगा है कि ये इनकी बस की बात नहीं है, ये चलती रहेगी। चलती रहेगी। और पुतिन साहब को मालूम है ये 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, ये लंबे सर दौर का जो ये रेस है, ये लड़ाई, उसके लिए पूरा प्रस्तुति कर रहे हैं। यहीं पे सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स आपको दे देता हूं, कंप्लीट यूरोप, नेटो कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका का द डिफेंस प्रोडक्शन आज के दिन में जितना है, रशिया का 4 से 5 गुना ज्यादा है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, चाहे आर्टिलरी गन, शेल हो, मिसाइल हो, या आपका डिलीवरी सिस्टम, ट्रिगर सिस्टम, गन पाउडर, कुछ भी बात करिए, रशिया का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कैपेबिलिटी थी उससे 2 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है। बैक टू यू। होप ये मेरा जो जितना बयान दिया हूं उससे आप अंदाज लगा सकते हैं, आपके सवाल की जवाब मुझे मेरे काफी सवाल का हद जवाब तक मिल गया। और वो लोग जो स्ट्रेटेजी और सिंपल जियो है। पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं वो भी आगे के हालात को समझ गए होंगे, क्योंकि आपने जो शब्दों को चबा के कहा है, मैं मैसेज समझ पा रहा हूं कि वो आगे के दिन किस तरफ जाने वाले हैं। उम्मीद है भारत ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनने वाला है जो कि आगे कार्ड्स पर दिख रही है। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच वार्ता को लेकर क्रेमलिन ने बयान सामने दिया है। रूस यूक्रेन की वार्ता की तारीख कोई तय नहीं है। क्रेमलिन ने साफ किया, अगली शांति वार्ता की तारीख तय नहीं, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। रूस यूक्रेन में 2 बार वार्ता हो चुकी है, 16 मई और जून में रूस यूक्रेन में यह वार्ता हुई थी। लेकिन लगता ऐसा है कि जेलेंस्की को यह लग रहा है कि पूरा नाटो उसके पीछे है, तो वो कुछ भी किसी भी तरीके से टॉक्स टेबल के ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। सुमित पीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समय मेरे पास कम है लेकिन आप सबका मैं इसमें रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। सुमित, क्या आपको लगता नहीं कि पुतिन को मजबूर कर दिया गया है, और जब कोई मजबूर हो जाता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि फ्यूचर में क्या लिखा है? देखिए राजीव भाई, एक इंग्लिश में टर्म होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब आपकी सभ्यता ही खतरे में आ जाए। किसने सोचा था भारत न्यूक्लियर पाकिस्तान और न्यूक्लियर चाइना के जॉइंट वेंचर को ठोक के ऑपरेशन सिंदूर करेगा और 22 मिनट में खत्म कर देगा उसको। 22 मिनट में हमने ठोक दिया पाकिस्तान को। तुर्की उसके साथ था, अजरबैजान था, चाइना था, और दोनों चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर है, तब भी हमने कर दिया। किसने सोचा था ट्रंप जाके फर्दो में बम गिराएगा, 6 GBU 57 गिराएगा, वो भी 52,000 फीट की तरफ से। ये लगता था कोई ईरान के अंदर जाके ये काम नहीं करेगा, ये हो गया। दुनिया में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं बड़े महायुद्धों में जो पहले नहीं हुए थे। कुछ नए बेंचमार्क बने और प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स, यानी कि पहले जाके ठोकना, पहले जाके मारना, एक नया रूल बन रहा है। ओबामा की डिप्लोमेसी, यूएन के चार्टर, डोजियर, ये सब आउटडेटेड हो गए। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। काम नहीं बन रहा। और जब ये नेताओं को समझ आ रहा है सबके तेवर बदलेंगे, सिंदूर के बाद सबके तेवर बदले हैं। फर्दों पे जो ईरान अमेरिका ने अटैक किया उसके बाद तेवर बदले हैं। आप आज के डेट में इस चीज को नकार नहीं सकते कि ये युद्ध एक दिन हाथ से निकल जाएगा। एक दिन ऐसी परिस्थिति में पहुंचेगा जहां से आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? अगर आप बार बार पुतिन को ठोकेंगे, बार बार रशियनों को ठोकते रहेंगे, एक दिन होता है समय की धैर्य की सीमा पार। देखिए 26 अप्रैल जो हमारे 26 भाई मारे गए पहलगाम में, उसके बाद जो हमने किया, उससे पहले नहीं किया।
पर पहलगाम वो टिपिंग पॉइंट था, टिपिंग पॉइंट आ गया, फिर मोदी जी ने कहा नहीं अब सबको छोड़ना है। एग्जैक्टली मैं वीएन झा साहब का रुख करूंगा। वीएन झा tipping साहब, point होते हैं। वीएन झा साहब, क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिसकी बात सुमित पीर कर रहे हैं, ये डिमांड हो गई है अब आने वाले दिनों की, और ऑपरेशन सिंदूर अब एक क्लासिक केस हो गया है वॉर चैप्टर्स का? राजीव जी, सेफ, इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल अगर कोई अटैक होता है तो वो प्रीएम्प्टिव अटैक होता है। मिलिट्री का ये थंब रूल है। आप दुश्मन के ऊपर में सरप्राइज अटैक कीजिए, आपको सबसे ज्यादा नतीजे निकलेंगे। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक चीज हम लोगों ने डिस्कस अभी तक नहीं किया, आपने जो प्रॉम्प्ट किया था कि आज के दिन में लगभग 600 चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। याद रखिए, अभी तक रशिया के साथ में सिर्फ नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स आए हैं और कोई सोल्जर्स नहीं आए हुए हैं। चाइना अपना सोल्जर्स वहां नहीं भेजेगा। ट्रेनिंग चल रही है वो अलग बात है, लेकिन वो अपना सैनिक नहीं भेजेगा अनलेस थर्ड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होगी। तो चाइनीज ट्रूप्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो आने वाले दिनों के लिए तैयारी कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो फिर चाइना को भी इसमें कूदना ही पड़ेगा रशिया को बचाने के लिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अनलिमिटेड संधि हुई जो विंटर ओलंपिक के ठीक पहले, ठीक बाद ये जो पुतिन और जी जिनपिंग ने साइन किया था। तो उस सारी चीजों को ध्यान में लेके चलिए। मुझे भी लगता है कि एक ट्रिपिंग पॉइंट आएगा जिसके बाद कि पुतिन जो है वो कहेंगे कि ओके, एनफ इज एनफ। ये कीव गया और ये लिविव गया, ये दो शहर जो होंगे पहले होंगे। उसके बाद कोई और जो शहर होगा नेटो का, अगर नेटो ने रिस्पॉन्ड किया तो वो शहर भी जाएंगे। अगर नेटो ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगर उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, तो हो सकता है कहीं पे गुड सेंस में प्रिवेल। तो फिंगर क्रॉस रखिए, आने वाले दिन काफी चैलेंजिंग होंगे। मैं फिंगर्स क्रॉस रख रहा हूं सर, लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, आप और साथ में सुमित पीर, ये तीन लोग तो मुझे इंडिकेशन दे चुके हैं कि रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ बड़ा जल्दी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मैं एक और टॉपिक को अब लाना चाहूंगा, ये रूस यूक्रेन वॉर से थोड़ा सा हटते हुए, और मैं